नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरी एक और रचना आप सभी के बीच। दलदल। शहर के नजदीक एक बस्ती जहाँ सिर्फ झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ। वहीं चबूतरे पर बैठा एक 5 साल का बच्चा विष्णु, जो अपने बाप को केस दान दे रहा है। माँ और लोगों को रोते हुए देख विष्णु की आंखों में आंसू नहीं, सवाल। ये सब क्यों रो रहे हैं? मेरे बाल क्यों कट रहे हैं? बस कई सवाल। शाम का वक्त और बारिश की संभावना लोगों को चिंता में डाल रही है, क्योंकि शमशान एक दूर नदी के बीच में से जाना पड़ता है और ऐसे मौसम में नदी अक्सर उफान पर रहती है। अगर नदी आ जाए तो सबको अर्थी समेत बहा ले जाए। बस्ती वालों में आपस में इसी बात को लेकर चर्चा चल रही थी। तभी बस्ती का एक नौजवान मुकेश बोल उठा, हम नीची जाति के लोग हैं ना, इसलिए हमको मरते दम तक दुख ही भोगना है। एक बुजुर्ग ने समझाते हुए अंतिम संस्कार की तैयारियां झटपट करवाई। बस्ती वालों ने रतन की अर्थी को कंधा लगाया और विष्णु, जो रतन की इकलौती औलाद था, किसी ने उसके हाथ में अग्नि की हांडी थमा दी। विष्णु भी सवाल पूछती हुई निगाहों से चल पड़ा। अंतिम संस्कार में कोई बाधा नहीं आई। वापस लौटते हुए लोगों को रात हो गई। वहीं बस्ती की एक झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग बैठे हैं। काफी रात है। वहीं मुकेश आकर उनके पास बैठ जाता है। मुकेश उनसे कहता है, पता नहीं अब बेचारों का क्या होगा। बुजुर्ग ने कहा, क्या होगा? वही जो रतन के साथ हुआ। मुकेश ने आश्चर्य से पूछा कि रतन के साथ क्या हुआ? तो बुजुर्ग ने कहा, रतन भी जब यहाँ आया था तो अपनी माँ के साथ अकेला था, जैसा आज विष्णु है। तो मुकेश ने कहा, अकेला? और कहाँ से आया था वो? बुजुर्ग ने कहा, रतन का परिवार पास के गांव में रहता था। वहां रतन के पिताजी अपनी जमीन पर खेती करते थे। एक दिन वो जमीन कुछ बड़े लोगों ने रतन के पिताजी को बहला फुसलाकर बहुत कम दामों में खरीद ली। कुछ दिनों बाद रतन के पिताजी चल बसे। ले देके जो एक मकान बचा था, वो भी उन लोगों ने हड़प लिया। रतन की माँ पार्वती उसे लेकर काम की तलाश में भटकती हुई यहाँ बस्ती में आ गई। मुकेश ने झट पूछा, फिर? तो बुजुर्ग ने कहा, फिर क्या? पार्वती अक्सर बीमार रहती थी, तो रतन को कम उम्र में ही मजदूरी में लगना पड़ा। उस वक्त रतन भी कुछ विष्णु से 2-3 साल ही बड़ा होगा। एक दिन पार्वती भी गुजर गई, पर रतन के ऊपर और जिम्मेदारी आ गई। गरीबी, कर्जा और उसका परिवार। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद भी मुश्किल से रतन 2 वक्त की रोटी कमा पाता था। कभी कभार अगर राशन में से पैसे बच जाते तो दारू के 2 घूंट लगा लेता। बेचारे को ऐसा करते करते कब लत लग गई। उस लत की वजह से ज्यादातर उसके घर में फाका होता था। ये बात कही और मुकेश के घर से बुलावा आ गया। मुकेश वहां से चला गया। रात हो गई, सब सो गए। 2 दिन गुजरे। विष्णु बस्ती में खेल रहा था। तभी शहर से सेठ जी आए। रतन जिनके यहाँ मजदूरी करता था। सेठ जी के हाथ में दारू की बोतलें थी। वो दारू की बोतलें उन्होंने बैठक पर बैठे बुजुर्गों को दी और त्योरियां चढ़ाता हुआ रतन की बीवी के पास गया। रतन की बीवी के पास जाकर उसने कहा, रतन मुझसे कई सालों से कर्जा ले रहा था, नहीं चुकाता था तो मैं उसकी तनख्वाह से काट लेता था। अब भी बहुत कर्जा बाकी है, इसलिए कल से तुम मजदूरी पे आ जाना। सेठ एक बेईमान, नीच आदमी था। औरतों के लिए उसकी नीयत बहुत ही खराब थी और इस बात से सभी वाकिफ थे। ये बात रतन की बीवी भी जानती थी, इसीलिए तो उसकी मील पर औरतें बहुत ही कम थी, वो भी बेचारी हालात की मारी थी। पर रतन की बीवी ने विष्णु को देखा
और ना चाहते हुए भी हामी भर दी। सेठ खुश हो गया और रवाना हो गया। रतन की बीवी विष्णु के पास गई। विष्णु इन सब बातों से बेखबर था कि अब उसका क्या होगा, उसे कुछ खबर नहीं थी। रतन की बीवी विष्णु के पास गई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे कुछ भी हो जाए पर तुझे इस दलदल में नहीं फंसने दूंगी। शुक्रिया।